अगर आप कहते हैं कि अगर पे हो जाए लाख रुपए, पे हो जाए 2 लाख रुपए, तो सिलेंडर जो है वो वही 2 रुपये में मिले, हाँ मैं मानती हूँ। उसके बाद देखो डेवलपमेंट कितनी हुई है मैम, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा सुनिए मैम, थोड़ा सा। जहाँ पे आपने महंगाई के हिसाब से आपने एम्प्लॉयज़ की बात की कि एम्प्लॉयज़, अब पूरे जम्मू कश्मीर का अगर आप डाटा देखें तो आप आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉय तो ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, वो अपना गुजारा कर लेता है। रेट भी जो था वो मैम मेरी बात सुनिए, 250 का गैस सिलेंडर जो मिलने वाला आज 1000 का मिल रहा है। 2014 में अगर एक दिहाड़ीदार था जो दिहाड़ी लगाता था, काम करता था, 500 रुपया मिलता था, और आज 2024 आज भी वो 500 रुपये गुजारा करता है। तो कैसे आप बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात ग्राउंड रियलिटी जब 200 रुपया दिहाड़ी थी उस वक्त सिलेंडर भी 200 रुपया था, आज 1000 रुपया दिहाड़ी है। मैम 1000 नहीं, 500 मैम, आज भी 500 नहीं, 500 नहीं है, 500 नहीं है, 1000 है। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं जैसे कि मैं अभी भी 22 साल का लड़का हूँ। फारूक अब्दुल्ला जी की मैं कदर करती हूँ, वो मेरे बुज़ुर्ग के बराबर हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं एहतराम करती हूँ, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं। सियासी तौर पे मेरी उनकी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 22 साल का नौजवान लड़का हूँ, तो मुझे लगता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला जी को ये नहीं पता कि ये गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का खून चूस के, तो अगर 22 साल के वो अगर लड़के दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सामने नज़र आ रहा है। वो आवाम को भी पता है, आवाम इस पर आपको जवाब देगी। दूसरा नंबर, फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने ये कहा कि गुजर जो हैं वो बिक जाते हैं। तो मैं अपनी गुजर कौम से एक गुजारिश करती हूँ कि एनसी को वोट आपके बार ज़ीरो के पार, एनसी को वोट आपके बाद ज़ीरो के पार। क्यों? कि मेरी गुजर कम्युनिटी के साथ में इंसाफ फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने नहीं किया। पहाड़ी आपको क्या दिया फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने? पहाड़ी कम्युनिटी को क्या दिया? आज तक 70 साल से कुछ दिया? क्या दिया? आपकी अगर डिमांड थी तो वो भाजपा सरकार ने पूरी करी। मोदी है तो मुमकिन है, आपके बार 400 पार, आपके बार 400 पार। भाजपा से ताल्लुक़ रखने वाली गुज्जर लीडर परवाज़ चौहान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हैं। जम्मू से आज पहुंची हैं पुंछ ज़िला में, और एसटी मिलने के बाद पहला इंटरव्यू है। जब एसटी का काज चल रहा था, पहाड़ी कबीला एसटी की मांग कर रहा था, तब हमने इनसे बातचीत की और एसटी के मुद्दे से बातचीत की। आज एसटी पहाड़ी कबीले को मिल चुकी है, और आज पहली बार एसटी मिलने के बाद इनका इंटरव्यू है। और अब इलेक्शन का भी टाइम आ चुका है, बिगल बज चुका है, और इलेक्शन के हवाले से भी कुछ सवालात रहेंगे, वो हम मज़ीद इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पुंछ में आए एसटी मिलने के बाद, और क्या कहना चाहेंगे जो एसटी बिरादरी है? अब सारे गुज्जर पहाड़ी अब सब एसटी हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं मुबारकबाद देती हूँ अपनी पहाड़ी कम्युनिटी को कि उनको अलग से एक 10% मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे हक़ को सेफ़ रखते हुए जम्मू कश्मीर की गुजर कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने दोनों कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया है, और गुजर कम्युनिटी का जो 10% है उसको इंटैक्ट रखा है। उसके बाद जो पहाड़ी कम्युनिटी का हक़ था, उनकी जो जदोजहद थी 70 साल से तो उनकी मांग को अगर उन्होंने पूरा किया, तो मैं मुबारकबाद देती हूँ अपनी पहाड़ी भाइयों को भी। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है, पहले तो हम इंसान हैं, फिर हिंदू या मुसलमान हैं, फिर गुजर या पहाड़ी हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले अगर हम इंसानियत को कायम रखेंगे तो वो बहुत बड़ी बात है। रही बात जो उन्होंने फ़ैसला किया है, उसमें वो लड़ाई ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे हक़ के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। मैं अपनी गुजर कम्युनिटी को भी मुबारकबाद देती हूँ कि मैंने आपकी भी लड़ाई लड़ी है और पहाड़ियों की भी लड़ाई लड़ी है। वो परवाज़ चौहान है कि जिसने दोनों कम्युनिटी की लड़ाई लड़ी है, दोनों कम्युनिटियों को इंसाफ दिलवाया है, और अपनी हमारी जो 10% थी उसको इंटैक्ट रखा, और पहाड़ियों को भी हक़ उनको मिला। तो मैं सब दोनों कम्युनिटी को मुबारकबाद देती हूँ, और अपने प्राइम मिनिस्टर जी का और अमित शाह जी का मैं लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। इलेक्शन का बिगल बज चुका है, क्या लग रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं भाजपा की ओर से, और क्या लग रहा है कि अब की बार कौन सी सरकार? क्योंकि वैसे ही आप भाजपा से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप तो भाजपा ही का जिक्र करेंगे। नहीं, देखिए इस वक्त जो है मोदी जी की लहर है, मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, आपके बार 400 पार, आपके बार 400 पार। तो ये 400 पार का नारा इंशाल्लाह आपके बाद मोदी की सरकार, तो वो तो नारा हमारा था, आपके बाद 400 के पार। और मोदी का परिवार है पूरा हिंदुस्तान, मोदी जी अकेले नहीं हैं, गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मोदी जी के परिवार हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मोदी जी के साथ है। थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा। जब आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अब इंटरव्यू के दौरान लोग पता क्या लिखेंगे?
बीजेपी इस बार लखनपुर पार, ये लिखेंगे। मुझे पता है इसका मतलब बीजेपी को लोग नहीं चाहते। ग्राउंड की रियलिटी और है, और लीडर अपने मुंह से तो यही कहते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी। लेकिन मैं वो समझना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार आएगी तो क्या देखकर आएगी, लोग क्या देखकर भाजपा को वोट देंगे, और क्यों आएगी भाजपा की सरकार, और क्या डिज़र्व करती है भाजपा की सरकार। देखिए 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने गरीब को दबा कुचला है। फ़ारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं जैसे कि मैं अभी भी 22 साल का लड़का हूँ। फ़ारूक अब्दुल्ला जी की मैं कदर करती हूँ, वो मेरे बुज़ुर्ग के बराबर हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं एहतराम करती हूँ, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं। सियासी तौर पे मेरी उनकी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 22 साल का नौजवान लड़का हूँ, तो मुझे लगता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला जी को ये नहीं पता कि ये गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का खून चूस के, तो अगर 22 साल के वो अगर लड़के दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सामने नज़र आ रहा है। वो आवाम को भी पता है, आवाम इस पे आपको जवाब देगी। दूसरे नंबर फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने ये कहा कि गुजर जो हैं वो बिक जाते हैं। तो मैं अपनी गुजर कौम से एक गुजारिश करती हूँ कि एनसी को वोट आप आपके बार ज़ीरो के पार, एनसी को वोट आपके बाद ज़ीरो के पार। क्यों कि मेरी गुजर कम्युनिटी के साथ में इंसाफ फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने नहीं किया। पहाड़ी आपको क्या दिया फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने, पहाड़ी कम्युनिटी को क्या दिया? आज तक 70 साल से कुछ दिया? क्या दिया? आपकी अगर डिमांड थी तो वो भाजपा सरकार ने पूरी करी। उसके बाद आयुष्मान कार्ड जो 5-5 लाख रुपया इस वक्त मोदी जी ने दिया है, 5 साल पहले जो राशन था वो मोदी जी ने दिया है। उसके बाद 5 साल और जो है उसमें और इजाफा कर दिया है। पेंशन 1000 रुपये, जहाँ लोगों को 200 रुपया पेंशन दी जाती थी, आज मोदी सरकार में 1000 रुपया पेंशन है। तो मैं फिर मोदी साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि लोगों की ये डिमांड है कि हमें पेंशन बढ़ाई जाए, तो इंशाअल्लाह इलेक्शन में जब वोट देंगे तो मैं आपकी पेंशन के लिए भी मैं बात रखूँगी कि कम से कम भी 2-2 हज़ार फ़ी नफ़र को पेंशन में भी हम करवाएंगे। एक बात मुझे मैम एक बात मुझे बताएं, महंगाई 2014 की आप खुद ही जानती हैं, महिला हैं, वूमेन हैं, और आप किचन से ज़रूर जुड़ी होंगी, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो किचन के साथ जुड़ी हुई हैं। तब जो सरसों का तेल हम यूज़ करते थे, हम घरों में यूज़ करते हैं, पहले क्या प्राइस थी और आज की प्राइस कितनी है? पहले गैस सिलेंडर कितने का था और आज का गैस सिलेंडर कितने का है? क्या आसानी हो रही है महिलाओं के लिए? सोचा जा रहा है? आपको लग रहा है सोचा जा रहा है? अच्छा सवाल पूछा आपने, वेरी नाइस। इसका मैं अच्छे से जवाब दूंगी आपको। जब आज से 10 साल पहले एक मुलाजिम ऑफिसर, 10-15 साल पहले एक मुलाजिम ऑफिसर 10,000 रुपये से उसकी सैलरी होती थी। आज एक मुलाजिम की 1,00,000-2 लाख, उसी मुलाजिम की चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, 1,00,000-1.5 लाख उसकी इनकम है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि अगर पे हो जाए 1,00,000 रुपये, पे हो जाए 2 लाख रुपये, तो सिलेंडर जो है वो वही 2 रुपये में मिले, हाँ मैं मानती हूँ। उसके बाद देखो डेवलपमेंट कितनी हुई है। मैम यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा सुनिए मैम, थोड़ा सा। जहाँ पे आपने महंगाई के हिसाब से आपने एम्प्लॉयज़ की बात की कि एम्प्लॉयज़, अब पूरे जम्मू कश्मीर का अगर आप डाटा देखें तो आप आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉय तो ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, वो अपना गुजारा कर लेता है। रेट भी जो था वो मैम मेरी बात सुनिए, 250 का गैस सिलेंडर जो मिलने वाला आज 1000 का मिल रहा है। 2014 में अगर एक दिहाड़ीदार था जो दिहाड़ी लगाता था, उसकी जो पूरा दिन वो काम करता था, 500 रुपया मिलता था, और आज 2024 है, आज भी वो 500 रुपये गुजारा करता है। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है? आप मेरी बात ग्राउंड रियलिटी जब 200 रुपया दिहाड़ी थी उस वक्त सिलेंडर भी 200 रुपया था। आज 1,000 रुपया दिहाड़ी है। मैम 1,000 नहीं, 500 मैम, आज भी 500 है। नहीं 500 नहीं है, 500 नहीं है, 1,000 है। 1,000 से उसके बाद 600 है, 700 है। तो सिलेंडर का भी वही हिसाब है, दिहाड़ी भी वही उसी हिसाब से। मिस्त्री है, मिस्त्री 1,000 लेते हैं, और जो दिहाड़ीदार है वो 500 नहीं 500 नहीं लेता है, उसको ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है, मैं 500 मानती हूँ, मान के हम 500 चलते हैं। लेकिन देखो मोदी साहब ने गरीब के लिए राशन मुक्त किया है। उसके बाद जो मोदी साहब की अभी स्कीमें आई हैं, आप स्कीमें देखो कि कितनी स्कीमें हैं। मैं स्कीमें गिन के थक जाती हूँ। अभी आप गरीब को मिलता कुछ नहीं। मैं आपको अभी एक फ़ोटो शेयर करूँगी। मैंने अभी वीडियो ऑफिस गई, वहाँ पे कुछ काफ़ी महिलाओं के जो उनके पेंशन के फॉर्म थे, कुछ उनके डेट ऑफ बर्थ के मसले थे, कुछ जो मोदी जी की स्कीम थी उनके फॉर्म लग रहे थे, जो जैसे मशीन मिलेगी उनको, उसके बाद बहुत सारी स्कीमें हैं, लोन मिलेगा, लोन के लिए काफ़ी कम अज़ कम भी मैं फ़ोटो शेयर करूँगी, आप वो फ़ोटो भी अपनी वीडियो में उसमें टैग करना। तो मैंने देखो मोदी साहब की स्कीमें जो हैं वो 5-5 लाख रुपए लोन की स्कीम है, मिलता किसी को नहीं है। उनको ट्रेनिंग देंगे, अभी ट्रेनिंग के लिए वो ऑनलाइन फार्म, मैं सब महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऑनलाइन फार्म भरें। और वो लिटरेसी, जो लोग बिल्कुल इलिटरेट है, जिनका कोई घर में मुलाजिम नहीं है, उन लोगों के लिए मोदी साहब ने कितनी सहूलियत करी है। अभी फॉर्म लग रहे हैं। ये कौन सी सरकार में था पहले? कौन सी सरकार में राशन फ्री था? कौन सी सरकार में आयुष्मान कार्ड था? कौन सी
सरकार में 1000 रुपया पेंशन थी? मैं बताता हूँ। बिल्कुल चीनी, नहीं थी। मैम उसके बाद मैम चीनी की बात करो आप, मेरी बात सुनिए, केरोसिन की बात करो आप, केरोसिन की इनकी बात करो। मेरी बात सुनिए। कल जब मैं जम्मू से आई, आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे एरोप्लेन में बंदा चल रहा है, इतनी अच्छी खुली रोडें। तो मैंने लाइव में भी कहा है कि ये है मोदी, इसको कहते हैं मोदी। तो मैं नितिन गडकरी जी को भी मुबारकबाद देती हूँ कि जिसने हमारे हिंदुस्तान में रोडों का जाल बिछा दिया है। और ये मोदी की गारंटी की वजह से जो हुआ है, ये मोदी साहब की देखभाल में जो काम हो रहे हैं, ये मोदी है तो मुमकिन है। अगर लोग देश को आगे बढ़ाना है, वीटो पावर हिंदुस्तान को दिलाना है, तो हिंदुस्तान की आवाम को मोदी को लाना है। मैम क्या करेगी वीटो पावर जब यूथ ही सड़कों पे है, यूथ का गुजारा नहीं हो रहा है, पढ़े लिखे नौजवान पकोड़े डाल रहे हैं आज। देखिए, इलेक्शन जब होंगे, हमारी यहाँ सरकार आएगी, हमारे साथ लोग तावन करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम अपने लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी, हमारे लोगों के साथ इंसाफ होगा, लोगों के साथ बिल्कुल 100% उनकी नौकरियां भी लगेंगी, उनके रोज़गार भी बढ़ेंगे। और आगे आगे देखो आप क्या हो रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम जिंदाबाद थी, है और रहेगी, और ये सफल भी होगी इंशाअल्लाह। अच्छे लोग जब आएंगे, देखो लो प्रोफाइल हाई थिंकिंग, लो प्रोफाइल हाई थिंकिंग, वही लोग सक्सेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लोग गरीब के बीच में जाते हैं, जो लोग गरीबों का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि आवाम को उस आदमी को चुनना चाहिए, उसके साथ आना चाहिए, जो गरीब की आवाज़ सुने, जो गरीब के साथ चले। तो मोदी साहब को चुनना चाहिए। मैम कैसे आवाज़ सुननी चाहिए? गाना सुना के वापस चलो, पुन चलो वापस, यही आवाज़? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जुमला सरकार है, कुछ कहीं पे भी कोई परेशानी होती है बोलते हैं जाओ कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा आपका काम। सिर्फ जुमलों में ही। आप क्या बात करते हो? ये जो रोडें बनी है, रिंग रोड्स बन रही है, मैम ये तो बेसिक नीड है। मैम कोई सरकार भी हो ना, ये आवाम की बेसिक नीड है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में खरबों रुपए ला रहे हैं, खरबों रुपए, करोड़ों की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ खरबों रुपए जो मोदी साहब ने इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, ये आवाम के लिए दे रहे हैं ना। वो मोदी साहब के पास तो सिर्फ झोला है, मोदी साहब के पास और क्या है? वो तो आवाम की खिदमतें खलक कर रहे हैं। पैसा भी तो आवाम का ही है, आवाम का टैक्स का पैसा आवाम पे, पूरा रिटर्न में आ रहा है, आवाम पे आ रहा है। खरबों के हिसाब से इस वक्त जम्मू कश्मीर में पैसा आ रहा है। वो अगर एनसीपीटी भी कांग्रेस वालों को अगर नहीं दिखता है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात बताएं, पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। 2014 की पहले की बात करें, जब कांग्रेस सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, लोग पढ़े लिखे, मैक्सिमम जो है पढ़े लिखे लोग हैं। लोगों को अब समझ आ चुका है कि कौन सी सरकार बेहतर थी, कौन सी बेहतर नहीं है। लेकिन आज भी लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते, बीजेपी को पसंद नहीं करते। कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं? तब हालांकि लोगों को आज बीजेपी को पसंद करना चाहिए। अगर जिस तरह से आप स्कीमें बता रही हैं, तो लोगों को ये चाहिए कि लोग भी बीजेपी के साथ जुड़े, लेकिन बीजेपी को लोग टोटली अवॉइड करें। ग्राउंड में रियलिटी क्या बात करते हो? अभी देखो एनसी से कुछ लोग हमारी पार्टी में आए हैं, सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए। मेरी बात, एनसी से आ रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस से भी आएंगे। आगे देखो होता है क्या। ये वही लोग, मैम यूँ पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, मैम आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ। लोग ये बोल रहे हैं कि ये वही लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो लोग करप्ट हैं, जिन लोगों पे जब शिकंजा कसा जाता है उनका सहारा कोई नहीं है, बस वो सहारा ढूंढते बीजेपी के पास चले जाते हैं, बस सेफ हो जाते हैं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी सिर्फ अपना प्रॉफिट देखने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है, बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों का विश्वास है बीजेपी पे, तो लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी पुंछ की सीट तो पक्का है, हम काम कर रहे हैं, हम ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छे लोग पार्टी में आएंगे और आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और आए भी हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, हम सबका वेलकम करते हैं, और जितने भी लोग हमारे इंशाल्लाह पार्टी में आएंगे तो हमारी पार्टी यहाँ से मजबूत होगी। आवाम की बात कर रहा हूँ, बीजेपी ने कुछ ऐसे कानून लाए, जैसे आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोग ठीक है खुश हैं, आज लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें, लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसे कानून भी लाए जिसकी वजह से आवाम सड़कों पर आई। उसकी भरपाई कौन करेगा? जब मकानों की बात आई कि जो इलीगल स्टेटमेंट है लोगों के पास, पहले कानून ये नहीं था, लोग सड़कों पे उतरे कि हमारे पास सिर्फ मकान ही है। अब लोगों आवाम के बीच आप जाती हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, उन लोगों का क्या कसूर है जो सिर्फ एक झोंपड़ी बना के उनमें रह रहे हैं, और उनको लास्ट में नोटिस मिलते हैं कि आपने गाँव खाली कर देना है, घर खाली कर देना है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट पे बनाया हुआ है। उन लोगों का क्या कसूर था? देखिए ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों के घर बने हुए हैं उनको कोई घर से निकालेगा नहीं, उनको कोई घर से उठाएगा नहीं। मोदी साहब तो घर बनाते हैं। मोदी साहब ने तो ये नहीं कहा कि मैं घर किसी का उजाड़ूंगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी जी का ये नारा है, और उन्होंने सबके मकान बना के दिए हैं। जो इंसान मकान बना के दे वो कैसे किसी की झुंपड़ी को गिरा सकते हैं? तो मोदी जी हैं, वो गरीबों का सहारा है। लोगों को आज इस सरकार में खतरा क्यों लग रहा है? खतरा लगने से वो अदर पार्टी वाले उनको गुमराह कर रहे हैं। आपको पता कि जितने IUI के, मैम आप खुद ही बोल रहे हैं कि आज पढ़ा लिखा यूथ है, यूथ को पता है? नहीं, यूथ को पता है। यूथ इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेगी, और देखना आगे 5 की 5 सीटें जो हैं, 5 की 5 सीटें जो हैं वो हम
भाजपा सरकार में डालेंगे, उनकी झोली में डालेंगे, तो इंशाअल्लाह पुंछ की सीट भी हम भाजपा की झोली में डालेंगे, और पुंछ अनंतनाग और जम्मू की भी, और जम्मू की 2 सीटें भी, और कश्मीर से भी जो हमारी सीटें हैं, हम पाँचों की पाँचों सीटें जो हैं वो भाजपा सरकार की झोली में डालेंगे। और इंशाअल्लाह बीजेपी आएगी। अब के बार 400 पार, यही नारा पूरी दुनिया और आप भी एक बार लगाओगे इंशाअल्लाह। जब इलेक्शन बड़ा टफ होने वाला है, इलेक्शन बड़ा टफ होने वाला है इसमें। हाँ, ट्विस्ट तो है, ट्विस्ट तो है, क्योंकि इलेक्शन में ट्विस्ट ना हो तो फिर जीतने का मज़ा नहीं है। तो हमें पता है कि आपके बार 400 पार है, तो जीतेगी बीजेपी। तो बीजेपी का कैंडिडेट भी यहाँ से इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे जैसे पब्लिक ने, आवाम ने कहा है, एक पब्लिक डोमेन में एक वो भी है कि 90% जो है वो यहाँ से मुस्लिम आबादी है हमारी अनंतनाग सीट पे। तो मुझे लगता है कि कोई हमारा जो भी आएगा वो अच्छा कैंडिडेट आएगा। तो इंशाल्लाह हम इस पे गौर फिक्र कर रहे हैं। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह एक फ़ैसला आएगा और अच्छा आएगा। तो जो भी आएगा, अच्छा इंसान आएगा, उसको हम जीत के यहाँ से असम्बली में भेजेंगे। और जम्मू कश्मीर, हाँ एक बात है कि हमारी पुंछ जोरी की जो आवाम है, हमें पहले भी ऐसा कोई कैंडिडेट मतलब हमें पुंछ जोरी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। तो मैं ये भाजपा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और जो आवाम है पुंछ और अनंतनाग की जो आवाम है, वो कहीं ना कहीं पुंछ जोरी के का वोट बड़ा, और 5 लाख वोट गुजर है। तो 5 लाख गुजर वोट कम नहीं होता है। तो मोदी साहब को मैं, आप मेरी बात को ख़त्म होने दें प्लीज़। मोदी साहब को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 5 लाख गुजर जो हैं, 17-18 लाख जो है अनंतनाग की सीट के जो वोट हैं, तो 5-6 लाख गुजर है, तो वो हाथ से ना जाने दें। पहाड़ी भी हमारा इतना है, उनको भी हाथ से ना जाने देंगे हम। इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना उन लोगों को लाएंगे और एक अच्छे कैंडिडेट को उतारा जाए ग्राउंड में, जो पब्लिक से लो प्रोफाइल हाई थिंकिंग, जो ग्राउंड पे काम करता हो, उसकी एक वेरिफिकेशन हो जाए कि ग्राउंड पे कौन लीडर है, ग्राउंड पे लीड कौन करता है, ग्राउंड गरीब के साथ कौन जुड़ा है, सोशल मीडिया लीडर कौन, ग्राउंड पे किसके साथ। आप वहाँ से अभी आए, आप मेरे साथ वहाँ पे आए, आप मुझे खुद देख रहे थे कि मेरे पास कितनी वहाँ पे दुनिया आके खड़ी। आपने कहा कि आपको तो दुनिया छोड़ नहीं रही है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट, हम लेट हो गए हैं। तो मैंने कहा ये लोगों का प्यार है। आप देख रहे थे कि दुनिया उतर के गाड़ियों से तो साथ में सेल्फियाँ ले रही थी, वो लोगों का प्यार है। वो लोग मेंढर के थे, कुछ रजौरी के थे, कुछ पुंछ के थे। तो जब मैं वहाँ से कल जम्मू से चली, तो 3 घंटे 4 घंटे मुझे सिर्फ गाड़ी से लोगों ने उतार के मतलब मेरे से सेल्फियाँ ले रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये बहुत बढ़िया। सुरनकोट की 5 गाड़ियाँ जब मैं लाइव आई, तो 5 की 5 गाड़ियाँ वहाँ तक गई। फैन फॉलोइंग बड़ी है आप। नहीं, ये अल्लाह की, वा तो इज़्ज़ो मंतशा वा तो ज़िल्लु मंतशा। तो ये बड़ी बात है कि इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला मेरा अल्लाह की ज़ात होती है। आखिरी सवाल, लोग खुद फैसला करेंगे कि मुझे लगता है कि पुंछ जोरी से भी एक आवाज़ आनी चाहिए, एक आखिरी हमारा लीडर कैसा हो। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा, इस बार आवाम क्या फैसला करके बीजेपी को चुने, या किसी सरकार को भी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट को देखकर यूथ होगी, जितनी भी आवाम होगी, इस चीज़ पे वोट डाले, या महंगाई पे वोट डाले, या डेवलपमेंट पे वोट डाले, या जुमलाबाजी पे वोट डाले? आप मुझे ये बताइए, 70 साल से एनसी, पीडीपी, कांग्रेस वालों ने क्या दिया आपको? मुझे बताइए। आप लोगों का जो मसला था, एसटी का मसला था, 70 साल से आप लोग भी लटके हुए थे। आपका फैसला भी करने वाला मोदी जी है, ठीक है। उसके बाद जो रोडों के जाल बिछाए हैं, आप ही देख सकते हो कि जो रोडों के जाल अभी बिछाए हुए, मैं मुख्तसर थोड़ा शॉर्टकट करें, सुनिए मेरी बात। रोडों के जाल बिछाए वो भी मोदी सरकार में, राशन फ्री किया गया मोदी सरकार में, आयुष्मान कार्ड दिया गया मोदी सरकार में। तो जब हमारी यहाँ सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, तो हम आपके धड़ाधड़ आपके मुलाजिम भी लगेंगे, आपके काम भी होंगे, सब काम होंगे आपके। क्या काम नहीं हुआ? सब कुछ हो रहा है मोदी सरकार में, तो सारे सब काम हो रहे हैं। तो इसलिए एक बार मोदी जी को चुने जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में। तो इंशाल्लाह आपके बार 100 के पार, 400 के पार होना ही होना है। तो मैं पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोदी जी को चुने और मोदी जी के साथ आएँ, हक और इंसाफ के साथ आएँ, और सच्चे आदमी के साथ आएँ, जिसको कोई दुनिया की लालच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी, कुछ नहीं है, उस आदमी के साथ हो। ये तो परिवार राज है ना, परिवार राज को ख़त्म करेंगे ना मोदी साहब ने तो कहा कि परिवार राज जो है वो मैं ख़त्म करूँगा, परिवार का राज जो है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, हमारे एक जो चीफ मिनिस्टर बने थे वहाँ पे, आपने देखा होगा, वो लास्ट की लाइन में खड़े थे। तो मोदी साहब ने उनको बना के, एमएलए पहली बार लड़े तो पहली बार उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये है मोदी सरकार। शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ प्रवास चौहान, जिन्होंने मजीद बातचीत की। और अब की बात 400 पार जिस तरह भाजपा का नारा है, और प्रवास चौहान जी ने भी ये नारा दिया है कि इस बार 400 के पार होगा। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखनी है, क्या 400 पार होगा या नहीं, और अगर बीजेपी को वोट दिया जाएगा तो किस चीज़ पे वोट दिया जाएगा, क्या डेवलपमेंट देखी जाएगी, या जो दूसरी पार्टी हैं उनको वोट दिया जाएगा तो किस बेस पे दिया जाएगा।